हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम है शिबा खान और मैं क्लास 9 का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये होगा लेक्चर नंबर 8। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में विमेन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, विमेन्स कैसे कैसे रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हमने देखा कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक पिक्चर हमने कंप्लीट करी। आज हम देखेंगे कि विमेन्स का क्या उस पे सपोर्ट रहा, उनका विमेन्स का क्या रोल रहा, ये देखते हैं। आइए, डिड विमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, विमेन ने भी क्या रिवॉल्यूशन किया? उसका आंसर देखते हैं। हाँ, विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड व्हिच बॉट सो मेनी चेंजेस। याद करिए, आपको मैंने पहले भी बताया था, जब घर के मेंस आर्मी में डिप्लॉय हो रहे थे, है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे थे या वहां भर्ती हो रहे थे, तो उनके पीछे विमेन्स उनके घर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, जैसे टू अर्न फॉर देम, टू कुक फूड फॉर देम। ये सारी चीजें किसकी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी? विमेन्स की थी। क्लियर है? वही बोला गया। देन ऑल्सो विमेन डजंट हैव एनी पॉलिटिकल राइट्स। इसके बाद भी विमेन्स को एक पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलता। मींस वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभा रही थी, उसके बावजूद गवर्नमेंट उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही थी। उनको चाहिए क्या था? बस इक्वालिटी चाहिए थी। किनमें? मेन और विमेन में इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट हो, ये उनकी मांग थी या ये उनकी इच्छा थी। ठीक है, विमेन्स को डिवाइड करते हैं उनके राइट्स के अकॉर्डिंग। देखते हैं कैसे। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स की विमेन को एजुकेशनल राइट्स था। मींस वो कॉन्वेंट में जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती थी, उनको ये छूट थी, कह लीजिए। थर्ड स्टेट्स की विमेन वो जाकर लोगों के घर डोमेस्टिक वर्क का काम करती थी। किन लोगों के यहाँ? फर्स्ट और सेकेंड क्लास के जो पीपल थे, उनके घर डोमेस्टिक वर्कर्स का काम करती थी। फ्लावर सेलर थी, ठीक है, लॉन्ड्रेस थी। ये सारे काम थर्ड स्टेट की विमेन्स करती थी। उनको एजुकेशनल राइट नहीं था उस दौरान, और जो जॉब वो करती थी उसके लिए उन्हें इक्वल अमाउंट ऑफ पे भी नहीं मिलता था। मींस उनको उनकी पे भी जो थी वो लेस थी एज कंपेयर टू मेन। ठीक है, मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू गेट एजुकेशन और जॉब। मैंने अभी आपको बताया, विमेन्स के पास एजुकेशनल राइट्स था ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड स्टेट की विमेन के पास ही एजुकेशनल राइट्स था। ठीक है, मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू गेट एजुकेशन और जॉब। विमेन्स को ये भी अलाउड नहीं था कि वो अपने पसंद का जॉब कर सके, वो अपनी एजुकेशन को ग्रास्प कर सके, मींस अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। वर्किंग विमेन हैड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, कुक, फेच वाटर फॉर देम एक्सेट्रा। इंडियन सोसाइटी में ही देख लीजिए, एक विमेन अगर कोई जॉब करती है, उसके अलावा भी उनको अपने हाउस होल्ड थिंग्स को कंप्लीट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे यहाँ पे भी वर्किंग विमेन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने घर में फूड कुक करे, मींस खाना बनाए। विमेन्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने हाउस होल्ड वर्क को कंप्लीट करे। ठीक है, वेजेस वर लो दैन मैन। मैंने अभी आपको बताया कि वेजेस जो थे वो एज कंपेयर टू मैन कम थे। किनके? विमेन्स के। अब आप याद करिए, जब जैकोबिन्स क्लब आया, मैंने आपको उस समय भी बताया था कि काफी क्लब्स एक्टिव हो रहे थे, तो उसमें एक क्लब द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक विमेन भी एक क्लब था। ठीक है, जो स्पेशली विमेन्स का था। जैकोबिन्स क्लब में विमेन्स भी पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन इसमें द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक विमेन में विमेन्स का कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रीब्यूशन था। सो सम चेंजेस बॉट द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के दौरान विमेन्स के लिए कुछ चेंजेस लाए। आइए देखते हैं वो क्या चेंजेस थे। क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, कंपल्सरी स्कूलिंग वाज स्टार्टेड। अब कहीं जाके रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के दौरान स्कूलिंग्स को इंपॉर्टेंट कर दिया गया, मींस कंपल्सरी कर दिया गया कि हर स्टूडेंट कंपल्सरी एजुकेशन लेगा। ठीक है, दे कुड नॉट बी फोर्स्ड टू मैरी अगेंस्ट देयर विश। विमेन्स को, मींस गर्ल्स को काफी फोर्सफुली मैरिज के लिए अप्रोच किया जाता था, मींस उनके पेरेंट्स के ही द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट कर दिया गया। मींस अब वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से शादी कर सकते बिना अपने पेरेंट्स के फोर्स के। ठीक है, अ काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि लव मैरिज उस दौरान अलाउड कर दिया गया था। ठीक है,
डिवोर्स वर मेड लीगल, उस दौरान डिवोर्स को भी लीगल कर दिया गया। मींस जो विमेन्स परेशान थी अपने हस्बैंड से, वो अब अपने डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती थी। ठीक है, विमेन्स वर अलाउड टू ट्रेन फॉर जॉब्स, बिकेम आर्टिस्ट और टू रन स्मॉल बिजनेस। अब विमेन्स को ये भी अलाउड था कि वो अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने पसंद का काम कर सकती थी। मींस पहले तो उन्होंने एजुकेशन को कंपलसरी कराया, दूसरा उनको ये भी अपॉर्चुनिटी दी कि आपको जो बिजनेस करना है आप कर सकती हैं, तीसरा उनके मैरिजेस में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मैरिज के लिए फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, फोर्थ, कोई भी विमेन अगर अपने हस्बैंड से परेशान है वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती थी। तो ये कुछ अच्छी बातें थी जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा विमेन्स के लिए लाई गई थी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। सिचुएशंस ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर, सिचुएशंस ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर वाज नॉट सो गुड। क्यों? जब रॉबेस्पियर का टाइम पीरियड था तो सिचुएशंस कुछ खास अच्छी नहीं थी, ये बताया जा रहा है। जब हम रेन ऑफ टेरर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, आपको याद होगा शायद। मैंने ये कहा था जब रॉबेस्पियर पावर में आए तो जो भी उस समय क्लब्स थी सबको बंद कराया। तो उसमें से एक क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, एक क्लब था, उसको भी किन्ने? रॉबेस्पियर ने बंद कराया। ठीक है, इन फ्रांस विमेन गॉट वोटिंग राइट्स इन द ईयर ऑफ 1946। आप सोचिए, आफ्टर 200 इयर्स के बाद विमेन्स को कहीं ना कहीं जाके लीगल राइट्स मिली। ठीक है, अब आप रिलेट करिए, 1947 में तो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उसी के एक साल पहले कहा फ्रांस में विमेन्स को वोटिंग राइट मिली। ठीक है, शायद आप रिलेट कर पाए। फिर ओलंपिया डी गॉर्जेस वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव विमेन इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। मींस वो जो पार्टी थी, कौन सी? द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन की जो पार्टी थी उसे लीड कर रही थी ओलंपिया डी गॉर्जेस। ये वहां की एक मोस्ट प्रोमिनेंट विमेन थी जो एक्टिव थी काफी रिवॉल्यूशनरी प्रैक्टिसेस में। बट ओलंपिया डी गॉर्जेस को भी रॉबेस्पियर ने डेथ सेंटेंस सुना के इनकी डेथ करा दी। आई होप ये क्लियर था। अब आप ये याद रखिए, ये कुछ चेंजेस है, ये आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, व्हाट वर सम चेंजेस फॉर द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। सो एक ही क्वेश्चन हो सकता है जिसके कुछ इस तरह पॉइंट्स बन सकते हैं, मीन्स 1 2 3 4 ये कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं और इसके आंसर्स आपको हेल्पफुल होंगे लिखने में। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। सो अब हम पढ़ेंगे द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। मीन्स जो स्लेवरी थे उन्हें कैसे अबॉलिश किया जाता है, ये देखते हैं। सम पीपल वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स। कुछ लोगों को बहुत बेदर्दी से रखा जाता था, मीन्स बांध के, खाना नहीं दे के, ये सारी चीजें करके उनके साथ रखा जाता था। वो कौन थे? आइए बताती हूँ। द फ्रेंच कॉलोनीज इन कैरेबियन। कॉलोनीज का मतलब वो होता है जहां पे एक कंट्री जाके अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करती है, मींस अपना दबदबा बनाती है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडिया वाज एन ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश इंडिया आके अपनी कॉलोनी बनाए, है ना। तो वैसे ही द फ्रेंच कॉलोनीज इन कैरेबियन, कैरेबियन एक जगह है, वहां पे फ्रेंच कॉलोनीज थी। वहां पे टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी, इन सब चीजों की काफी अच्छी प्रोडक्शन होती थी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। कैरेबियन और ऐसी कुछ जगहों में टोबैको, शुगर, इंडिगो, इन सब चीजों की अच्छी प्रोडक्शन हुआ करती थी। अब याद करिए फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाली। ठीक है, जो रिच क्लास पीपल वाले लोग थे फ्रांस में, वो क्या कैरेबियन जाके ऐसे छोटे मोटे काम करेंगे? नहीं। तो वो लोग उसके लिए स्लेव्स अपॉइंट करते थे। मींस वो लोग अपना आराम से फ्रांस में बैठना चाहते थे और अच्छी अर्निंग भी करना चाहते थे, तो वो अपने लिए कोशिश करते थे कि हम वहां पर खुद विजिट करके काम ना करें, इसलिए उन्होंने स्लेव्स अपॉइंट किया। ठीक है, अब स्लेव्स
आते कहां से थे ये देखते हैं। ये था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर मतलब ये 3 कोनों में डिवाइडेड था। कैसे आपको बताती हूँ। अफ्रीका में स्लेव्स थे। अफ्रीका में वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, वहां पे एम्प्लॉयमेंट की कमी थी, तो अफ्रीकन पीपल क्या करते हैं, अपना खुद से स्लेव्स बनते हैं और बॉर्डर से कुछ लोग आके अफ्रीकन लोगों को खरीदते हैं, मींस स्लेव्स बना के उन्हें बॉर्डर ले जाते हैं। ठीक है, अब शिप से जाते तो 3 महीने उन्हें ठूस ठूस के एक शिप में भरा जाता है, कम खाना प्रोवाइड किया जाता है उन लोगों को और किसी तरह बांध के रखा जाता था। ठीक है, बहुत बुरी उनकी कंडीशंस काफी खराब थी उस दौरान। तो अफ्रीका से बॉर्डर्स जाते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स में स्लेव्स का मार्केट लगता है। ठीक है, तो अमेरिकन कंट्रीज आती है, स्लेव्स को खरीद के यहाँ से ले जाती है। कहां से? बॉर्डर से। तो स्लेव्स के ट्रेड में लोगों को काफी प्रॉफिट होता है, तो इसलिए बॉर्डर्स जो है वो काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया, क्योंकि स्लेव्स को बेचकर ये लोग मींस बॉर्डर्स वाले लोग काफी अच्छी अर्निंग करने लगे। तो बॉर्डर्स एक डेवलप्ड सिटी के तौर पे उभर के आया। क्लियर है? आगे चलते हैं। 1794 में जब जैकोबिन्स क्लब का टाइम पीरियड था, स्लेव्स को टोटली फ्री कर दिया गया। ठीक है, किसने? जैकोबिन्स क्लब के लोगों ने। ठीक है, वो लोग रिलीज कर दिए ताकि उनको ये शायद समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि ये सारी काफी खराब चीजें हैं। किसी पर्सन को किसी एनिमल के तरह रखना, बांध के रखना, खाना प्रोवाइड नहीं करना, ये सारी चीजें शायद जैकोबिन्स या रॉबेस्पियर को पसंद नहीं आई होंगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने नेग्लेक्ट टोटली बैन कर दिया। अब जब नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं तब उन्होंने रीइंट्रोड्यूस कर दिया किसको? स्लेव्स को, क्योंकि इनका नेपोलियन बोनापार्ट का थॉट प्रोसेस ये था कि मुझे कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है। तो जो हायर क्लास लोग थे वो लोग चाहते थे कि उनके अंडर कोई काम करे, और नेपोलियन का ये थॉट प्रोसेस था कि मैं अच्छे लोगों को मींस रिच क्लास लोगों को मैं खुश रखूं। और वो खुश कैसे होंगे? जब उनके फार्म में कोई काम करने वाला होगा। अब काम करने वाला कौन होगा? यस, स्लेव्स होते हैं उनके यहाँ काम करने वाले। यहां तक आपको क्लियर है? 1848 में कहीं जाकर 1848 में स्लेवरी को टोटली बैन कर दिया गया। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको पॉइंट क्लियर है। सो हमारा लास्ट टॉपिक है द रिवॉल्यूशनरी एंड एवरीडे लाइफ। अब लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अब लोगों की लाइफ कैसी है ये देखते हैं। लिबर्टी एंड इक्वालिटी प्रैक्टिस्ड इन एवरीडे लाइफ। जो लिबर्टी और इक्वालिटी थी वो रोज प्रैक्टिस होती थी, मींस किसी को ऊंचा नहीं और किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता था। क्लियर है? अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। जब बेस्टाइल फोर्ट में लोगों ने हमला कर दिया था तो उसके बाद से सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया। मींस कोई फर्स्ट क्लास नहीं, कोई सेकंड क्लास नहीं। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अभी तक सारे राइट सिर्फ मेंस के पास है। क्लियर है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब लोग अपनी बात कह सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, गलत को गलत बोल सकते हैं और सही को सही बोल सकते हैं थ्रू देयर पैम्पलेट्स, थ्रू न्यूज़पेपर। इन सारी चीजों से लोग अपनी बातों को रख सकते थे। तो ऐसे होता है चैप्टर का एंड। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको मैं कुछ बता देती हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री कब होती है? जब लेजिस्लेटिव मेंबर्स और डायरेक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब किसकी एंट्री होती है? नेपोलियन बोनापार्ट की। उस समय प्रॉब्लम क्या थी कि कंट्री के जो सराउंडिंग्स है, जो नेबरिंग कंट्रीज थी, वो कहीं ना कहीं फ्रांस के ऊपर वॉर का डिक्लेरेशन करना चाह रहे थे। तब नेपोलियन बोनापार्ट ने उनसे लड़ाई की। ठीक है, समहाउ अ काइंड ऑफ अ हीरो बनने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने डिक्टेटरशिप को घोषित कर दिया, फिर स्लेवरी को ले आया। नेपोलियन को उस दौरान ये लग रहा था कि वो एक मॉडर्नाइज एम्परर की तरह पूरे यूरोप में मॉडर्नाइज एम्परर की तरह उभरेंगे पूरे यूरोप में। तो ये कुछ चीजें थी जो आगे हमें और डिस्कस करने मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक पूरा समरी और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डील करूंगी।
अगर आपको यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। टिल देन, थैंक यू।